नमस्कार दोस्तों, मैं उषा शर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ विद्या शर्मा जी की कहानी काश मैं तीसरी ना होती। मासी, मासी, मुझे पापा के साथ क्यों नहीं भेजा? पाखी ने अपने नन्हे और कोमल हाथों से अपनी मासी सुधा के गालों को प्यार से सहलाते हुए पूछा। वो छोटी जरूर थी पर उसे पता था कि कब, क्या और कैसे कहना है। और यह सवाल तो पिछले 2 सालों से उसे परेशान करता आ रहा था। सुधा, बेटा, तुम्हारी परीक्षा होने वाली है ना? छुट्टियां करोगी तो टॉप कैसे करोगी? यह कहते कहते सुधा किचन का काम निपटाने में जुट गई। दरअसल पाखी के सवालों का सटीक जवाब नहीं था उसके पास, या शायद वह देना नहीं चाहती थी। पाखी भी जानती थी कि ये उसके सवालों का जवाब नहीं था। सुधा हमेशा उसके इस सवाल पर नजरें चुरा लेती। कभी कभी तो उसकी आंखें भी भर आती थीं। एक गहरा दर्द उसके चेहरे पर पसर जाता। उनका बेटा रोहित उसका पल्लू पकड़कर हिलाते हुए बोला, मम्मा, खाना कब दोगी? और जैसे वह अतीत से बाहर निकलते हुए बोली, हाँ बेटा, अभी लाई। पाखी को भी बुला लो। पर पाखी, वो तो हमेशा की तरह पार्क की उस खाली बेंच पर जा बैठी थी, अपने सवालों के जवाब तलाशने, जहां से हमेशा उसे निराशा ही हाथ लगती थी। कल से तो वह और भी दुखी थी। पाखी अपने पापा के साथ बस अड्डे तक गई थी। कितने ही सवाल उसके भावना शून्य चेहरे पर उभर आए थे। सब अंदर ही अंदर घुमड़ रहा था, जो बाहर आने को बेताब था। वह बहुत कुछ पूछना चाहती थी, बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर कुछ कह न पाई। बस सर झुकाए पैरों के नाखून से मिट्टी को कुरूदती रही। बस जैसे ही आई, पापा ने पाखी की तरफ अपराध भाव से देखा और आंखों के कोर सजल हो उठे। पाखी चाहती थी कि उसके पापा कुछ दिन और उसके साथ रहें, पर उनके पास छुट्टी नहीं थी। उन्होंने अपना स्नेहपूर्ण हथेलियों को पाखी के सिर पर फेरा, जो सहज ही उसके गालों को छूती हुई हवा में झूल गई। वह तुरंत बस पर बैठ गए और बस चल पड़ी। बस और पापा दोनों पाखी की आंखों से ओझल होने लगे थे, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें दूर तलक बस का पीछा करती रही, तब तक जब तक कि पापा और बस दोनों आंखों से ओझल ना हो गए। और आते ही उसने यह सवाल अपनी मासी के सामने परोस दिया। उधर जब रोहित पाखी को पार्क से बुलाने के लिए गया, तो उसने देखा कि वह एक बेंच पर अपने घुटनों के बीच अपना सिर छुपाए बैठी थी। वह रो तो रही थी, पर आवाज उसके गले में ही कहीं घुट कर रह गई थी। रोहित बोला, चलो जल्दी खाना खाते हैं, मम्मी बुला रही हैं। एक बार, 2 बार बुलाने पर तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर जब तीसरी बार वह जोर से बोला, तब उसने अपना सर ऊपर उठाया। आंखें लाल होकर सूज गई थीं। गालों पर आंसुओं की धार बहकर निशान छोड़ चुके थे। उसने कहा, मैं घर नहीं जाऊंगी। रोहित ने कहा, अरे ऐसा मत करो, चलो वरना माँ गुस्सा होगी। भैया, सच बताओ, आप जानते हो मेरी माँ ने मुझे अपने पास क्यों नहीं रखा? मुझे क्या पता, तुम चलो बस। नहीं भैया, बताओ ना, आप ही तो कहते हो ना मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। हाँ हाँ, तेरी माँ तुझे सड़क से उठाकर लाई थी, इसीलिए तुझे प्यार नहीं करती। अब चल, घर चल चुपचाप। इतना कहना था कि पाखी दंदना कर खड़ी हुई और दौड़कर उसका हाथ पकड़ उसकी बाजू में अपने दांत गड़ा दिए। वह जोर से चीखा और घर की ओर भागा। उसे देखते ही सुधा घबरा गई।
हाथों से कलछी छूट गई। दौड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों रो रहे हो? मम्मा, पाखी पागल हो गई है। क्या हुआ बेटा? तब तक पाखी भी कमरे में दाखिल हो चुकी थी। मासी, मासी, मेरी माँ क्या मुझे सड़क से उठा कर लाई थी? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मासी, भैया कहता है कि मेरी माँ सौतेली है और वो मुझे सड़क से उठा कर लाई है, इसलिए वो मुझसे प्यार नहीं करती और मुझे अपने पास भी नहीं रखना चाहती। सुधा ने पाखी को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। वह अकलाती सी, नन्ही, नहीं मेरी बच्ची, ऐसी कोई बात नहीं है। भैया को क्या पता, वो तो तुझसे चिढ़ता है। मैं तुझे ज्यादा प्यार करती हूँ ना, इसलिए। तू तो मेरी परी है और भगवान ने भेजा है तुझे मेरे लिए। तो माँ, मुझे मम्मा अपने पास क्यों नहीं रहने देती? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या मैं तेरी माँ जैसी नहीं हूँ? सुधा ने पुचकारते हुए पूछा। माँ जैसी तो हो मौसी, उससे भी बढ़कर हो, पर फिर भी माँ मुझे प्यार क्यों नहीं करती मौसी? पापा मुझे घर क्यों नहीं ले जाते, जैसे पिंकी दीदी और गुड़िया दीदी रहती हैं मम्मी पापा के पास? बेटा, तुम चली जाओगी तो रोहित को राखी कौन बांधेगा और मेरा इतना ख्याल कौन रखेगा? मैं अकेली पड़ जाऊंगी ना, इसीलिए। अच्छा चुप करो, ये सब बातें छोड़ो, चलो खाना खाओ। और बेटा, किसी को यूं दांत नहीं काटते। और मैं भैया को भी बहुत डांटूंगी कि वह तुमसे ऐसे बात ना किया करे, सुधा ने प्यार से पाखी को समझाते हुए कहा। सुधा ने पाखी को उस रात अपने ही पास सुलाया। दिन भर की भाग दौड़ और दोनों बच्चों की परवरिश, उस पर पाखी के सवाल। कभी कभी तो वह झल्ला जाती थी। वह दोनों को सुलाकर बालकनी तक आ गई थी और यादों के कटघरे से निकलने की सोच ही रही थी कि तभी पाखी के कोमल हाथों ने उसकी उंगलियां थाम ली। उसने पलटकर देखा, उसकी आंखों में भी वही सवाल था। सुधा बेचैन हो उठी। 5 साल पहले बड़े विषम हालातों में वह पाखी को अपने पास लेकर आई थी। सुधा पाखी की मौसी है। उसके पति सेना में है और अक्सर घर से बाहर रहते हैं। सुधा पाखी की माँ विभा की छोटी बहन है। उसने पाखी को अपनी गोद में उठा लिया। अब दोनों का चेहरा आमने सामने हो गया और दोनों की नजरें भी एक दूसरे से टकरा रही थीं। पाखी, आपने मुझे आज जाने क्यों नहीं दिया पापा के साथ? मौसी, क्या हुआ था उस दिन? आपका झगड़ा क्यों हुआ था? आपका मेरी मम्मा के साथ क्या हो गया था झगड़ा? माँ ने ऐसा क्यों कहा था कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो तुम ही रखो? बताओ ना मौसी। सुधा भी जैसे थक चुकी थी इन सवालों का बोझ ढोते ढोते। आज नहीं तो कल उसे सच बताना ही था। सुधा अपने आवेग को रोक नहीं पाई और पाखी से उसके अतीत की दास्तां सुनाने लगी। पाखी, यह तब की बात है जब तुम इस दुनिया में नहीं आई थी। तुम्हारी बड़ी बहन पिंकी आने वाली थी। तुम्हारी माँ ने फोन करके मुझे बताया था। वह बहुत खुश थी, लेकिन जब पहली संतान पिंकी का जन्म हुआ तो तुम्हारी माँ का चेहरा उतर गया। मन में बेटे की आस जो पाल रखी थी, पर तुम्हारी दादी और पड़ोसियों रिश्तेदारों ने कहा कि पहली संतान तो भगवान की देन है, बेटा हो या बेटी सब उसकी मर्जी है, इसलिए उसका आदर करो। हाँ, अगर बेटा हो जाता तो आगे की चिंता न रहती। तुम्हारी माँ की होठों की हंसी जैसे आते जाते रह जाती और उन्होंने पहली संतान को भगवान की देन समझकर रख लिया। लेकिन जब तुम्हारी दूसरी बहन गुड़िया के जन्म का समय आया तो पूरी तरह से आश्वस्त थी कि बेटा ही होगा। पहली बेटी को तो उन्होंने स्वीकार कर लिया था,
पर इस बार बेटे की हसरत बढ़ गई थी। खाने पीने को भी खूब अच्छे से ध्यान रखा जाता था। तुम्हारी दादी भी ना दिन रात पोते पोते की रट लगाए रहती, और धीरे धीरे वह दिन भी आया जब तुम्हारी दूसरी बहन गुड़िया का जन्म हुआ। पूरे घर में उदासी छा गई थी। पूरा परिवार सन्नाटे में था, खासकर तुम्हारी दादी और माँ। जो रिश्तेदार मिलने आए थे वह भी जैसे शोक सभा में आए हों और तुम्हारी माँ के प्रति संवेदना प्रकट करके चले जाते। दादी ने तो सिर ही पकड़ लिया था। हे परमेश्वरी, कहाँ से आई हो इतना दहेज? हमार बेटवा तो कमाते मर जाइयो। तुम्हारी माँ गुड़िया को गोद में भी नहीं उठा रही थी। डॉक्टर ने उसे समझाया पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। घर आने पर भी उनका व्यवहार वैसा ही रहा। बच्ची भूख से तड़पती रहती, पर तुम्हारी माँ उसे गोद में भी नहीं उठाती। तुम्हारी दादी ही गुड़िया की देखभाल करती थी, पर जब पड़ोस की औरतें ताने मारने लगती और तुम्हारी दादी ने भी उन्हें समझाया, तब जाकर तुम्हारी माँ ने गुड़िया को अपनी गोद में उठाया था। दादी कहती, अरे 2 बिटिया होएगा तो का होया, हमने तो कितने जने हैं, फिर हो जाई है। ऐसे सोच कर ना करे बहुरिया, पर बेटा तो होन को चाहिए, बहु वंश चलावे है के खातिर। और तुम्हारी माँ सर झुका लेती। वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, शरीर कमजोर हो रहा था, पर इन सब पर बेटे की चाहत भारी होती जा रही थी। खुद को फिर से एक बार तैयार किया, मन को समझाया कि मैं किसी से कम थोड़ी हूँ, मैं भी बेटा पैदा कर सकती हूँ। हालांकि मन के किसी कोने में तीसरी बार भी बेटी होने का खौफ चल रहा था, पर पुत्र प्राप्ति की लालसा किसी कांटे की तरह उसे बींधता रहता और अपना जीवन उसे व्यर्थ लगता। बिन बेटे की माँ कहलाना उन्हें बोझ और एक बेहद बोझिल सा जीवन लगने लगा था। 2 बेटियों की माँ कहलाना उनके मातृत्व और उनकी प्रजनन क्षमता को मानो ललकार रहा था। नाते रिश्तेदारों में उठने बैठने में भी उसे संकोच होता था। हर व्यक्ति, हर बेटे वाली माँ मानो उसका मजाक उड़ाती, ऐसा उन्हें लगता था। इन संकीर्ण विचारों वाली मानसिकता के कारण एक बार फिर से उसी राह पर उन्हें चलने को विवश कर दिया गया, जिस पर चलकर उन्होंने 2 मासूम जिंदगियों को गर्भ में ही समाप्त कर दिया था। कई बार उसका मन उसे धिक्कारता, लेकिन जब पड़ोस की कजरी को अपने बेटे के साथ खेलते देखती तो उसकी सारी शंकाएं धरी रह जाती। उस वक्त उस कृशकाय देह में न जाने कहां से बल आ जाता। नहीं, मैं फिर से, अब की बार बेटा ही होगा, हाँ बेटा ही होगा। सुधा ने एक लंबी सांस ली और पाखी की ओर देखा। वह एकटक सुधा को देखे जा रही थी, पर उसके मन में क्या चल रहा था यह कहना बहुत मुश्किल था। फिर मासी, सुधा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वहीं लगी कुर्सी पर बैठाकर खुद को उसके पैरों के पास बिठा लिया और आगे बोलना शुरू किया। उस दिन तुम्हारी माँ का फोन आया था। वह बहुत खुश थी, उसकी आवाज खनक रही थी। सुधा, तू मासी बनने वाली है और इस बार बेटा ही होगा, देखना पक्का। डॉक्टर ने भी यही कहा है, हमने ना जांच भी करवा ली है। सुधा ने चैन की सांस ली। बधाई हो दीदी। हाँ अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, ठीक है। सुधा ने तुरंत डॉक्टर को फोन लगाकर धन्यवाद कहा, क्योंकि अगर सुधा को पता चल जाता कि गर्भ में पल रही संतान लड़की है तो उसे भी मार देती। सुधा को बेटा चाहिए था, इसलिए वह कहीं न कहीं सुधा से ईर्ष्या भी करने लगी थी। इसलिए वह कुछ कहती तो भड़क जाती। तुम्हारे तो बेटा हो लिया है, तुम तो ज्ञान बघारोगी ही। मुझे शिक्षा ना दो, तुमसे बड़ी हूँ, अच्छा बुरा सब समझती हूँ। और सुधा निरुत्तर हो जाती।
अब तुम्हारी माँ अक्सर खुश रहने लगी थी। चेहरे का रंग निखरने लगा था। अच्छे खासे खान पान से शरीर में भी जान आ गई थी। बेटे की चाहत में वह डॉक्टर द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करती। समय से खाना, समय से ताकत की दवाइयाँ लेना। उन्होंने अपने कमरे में बच्चे की कई तस्वीर भी सजा ली थी। दादी मजार वाले पीर से धागा भी ले आई थी। बहू, ई पहर ले, पीर जी कही ने बेटा ही हुई है। हाँ माँ जी, इस बार तो ना मेरा भी जी अलग से हो रहा है। ताई भी अभी कह रही थी कि अब की बार तो बेटा ही होगा। अम्मा जी, वह तो नेक भी कहकर गई है। हाँ बहू हाँ, सबको देंगे। हमने तो इतो पाप भी ना करे हैं कि पोते का मुंह बिना देखे ही सड़क चले जाएं। पाखी कुर्सी से उतरकर सुधा की गोद में सर रखकर लेट गई। तुम्हारी माँ का ख्याल रखने के लिए दादी ने मुझे बुला लिया। खान पान को लेकर दादी शुरू से ही सख्त थी। नारियल, केसर वाला दूध, मेवे, घी और जाने क्या क्या। ऐसा लगता पंसारी की दुकान आ गई थी घर में। मेरे ऊपर सब तैयार कर उन्हें खिलाने की जिम्मेदारी भी थी। तुम्हारे पापा उनके उग्र स्वभाव से डरते थे और हमेशा ही उनकी जिद के आगे सर झुका लेते। वैसे तो अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे तुम्हारे पापा, पर इस बार कहीं न कहीं उनके मन में भी बेटे के पिता कहलाने का भाव ही ल्योरे ले रहा था। जाने कितनी ही मन्नतें थीं, पर सभी पूर्वानुमान को धता बताते हुए तुम्हारा जन्म हुआ। दादी और तुम्हारे पापा अस्पताल के गलियारे में चक्कर काट रहे थे। डॉक्टर ने कहा बच्चा तंदुरुस्त है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई है। दादी ने बड़े गर्व से कहा, हाँ तो हमने खूब खिलाया पिलाया है बहू ने। जाए लिए बच्चा जच्चा दोनों स्वस्थ हैं। घी की गगरिया खाली कर दी हमने। थोड़ी देर में बच्चे के रोने की आवाज आई। सब उसी ओर टकटकी लगाए खड़े थे। तभी डॉक्टर बाहर आई। देखिए माता जी, अधिक दर्द के कारण अभी विभाजी बेहोश है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। बधाई हो, लक्ष्मी आई है आपके घर। दाई की आवाज सुनकर दादी के कानों को मानो शूल से ही चुभ गए थे। इस बार भी लड़की, तीसरी बार लड़की। तुम्हारे पिताजी तो बहुत घबरा गए थे। वह अंदर की ओर भागे, पर तब तक तुम्हारी माँ को होश नहीं आया था। तीसरी बेटी की सुन कोई दाई नर्स ने भी नेग नहीं मांगा। नोटों की गड्डियां जस की तस धरी रह गईं। दीदी लंबी प्रसव वेदना से गुजरी थी, इसलिए वह कुछ देर के लिए मूर्छित हो गई थी। नर्स ने नवजात बच्ची को नहला धुलाकर सफेद तौलिए में लपेटकर तुम्हारी माँ के पास लिटा दिया था। कुछ ही क्षण में उनकी मूर्छा टूटी। पहले तो वह पास खड़ी नर्स को देख रही थी, फिर दादी और तुम्हारे पापा के उतरे चेहरे को देखा। वह सुनना चाह रही थी कि बधाई हो बहू, बेटा हुआ है। नर्स कहे, बधाई हो विभाजी, 2 बेटियों पर आपके बहुत सुंदर चांद सा बेटा हुआ है। तगड़ा देख लूंगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। कमरे में सन्नाटे को चीरती नर्स की आवाज आई। जी आप ठीक हैं? देखिए तो आपकी बिटिया भूखी है कब से, कितनी प्यारी है। आपकी बिटिया? ये अप्रत्याशित शब्द विभा के कलेजे को चीर गया। उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं किया। फिर नर्स ने जो कहा उसे आगे कुछ भी मानो सुनाई ही ना दिया। पर सिस्टर, मेरा तो बेटा था। और विभा आपे से बाहर हो गई। पूरे वार्ड में उसकी चीखें बिखर गईं। नर्स ने उनका हाथ पकड़ा, वरना वो तो नन्ही सी जान को ही कुछ कर जाती। मासी, मुझे? पाखी ने गोद से सर उठाकर
सुधा की तरफ देखते हुए पूछा तो सुधा ने पलकें झपका दी। पाखी उठकर सुधा के गले से लिपट गई। फिर तुम्हें लेकर सब घर आ गए, पर तुम तब से ही उनकी आंख का कांटा बन गई। तुम्हारी माँ ने तुम्हें गोद में लेने से साफ साफ मना कर दिया। तुझे कभी देखती भी नहीं थी, दूध पिलाने कौन कहे। पर दादी की गाय का दूध शहद मिलाकर तुझे पिलाती रही। पर मुझे तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी लगती। मैं सोचती कि काश मेरी भी बेटी होती, बिल्कुल तुम्हारे जैसी गोल मटोल। पर यह मेरे नसीब में कहाँ। रोहित के जन्म के समय ही डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से ही हमारी जान बचाई थी और कहा था कि अब फिर कभी ऐसी गलती ना करूं। एक बेटी की आस मेरे मन में ही रह गई थी, जो तुम्हें देखकर पूरी होती हुई दिखती। लेकिन मैं भी मजबूर थी। चाहकर भी मैं तुम्हें वह लाड प्यार दुलार नहीं दे पा रही थी जो मेरे मन में छुपा हुआ था, क्योंकि तुम्हें जो कोई भी प्यार से देखता, बात करता, वह दीदी का दुश्मन बन जाता। इसलिए न चाहते हुए भी मुझे तुमसे थोड़ी दूरी बनानी पड़ी। मैं तुम्हें छुप छुप कर देखती और जब दीदी सो रही होती तो तुम्हें गोद में लेकर बहुत सारा प्यार करती। कई दिन बीत गए थे, फिर भी घर में मातम सा पसरा हुआ था। तुम्हारी बहनों ने भी तुमसे मुंह फेर लिया था। मरी या तीसरी आई ही क्यों? कितना अच्छा होता जो हमारा भैया आता, मैं तो उसे राखी बांधती। तुम्हारी बहनों के पुराने कपड़ों से दादी ने काट छांट कर तुम्हारे लिए कपड़े तैयार कर दिए और दादी तुम्हारी माँ बन गई। आंगन में एक पुराने खटोले पर तुम्हारा बिछौना लगा। तुम्हारी बहनों के पुराने दूध की बोतल जैसे जैसे दूध भर के तुम्हारे मुंह में ठूंस दिया जाता और इस तरह तुम बड़ी होने लगी। इतना तिरस्कार कि पेट भर दूध भी न मिलता, फिर भी तुम स्वस्थ थी। तुम्हारा रंग सबसे चटक था, बड़ी काली आंखें सबका ध्यान बरबस खींच लेती, पर तुम्हारी माँ का पाषाण हृदय ना पिघला। कुछ समय बाद मुझे भी वापस आना पड़ा, पर मुझे यकीन था कि दीदी तुम्हें अपना ही लेंगी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा था और तुम बड़ी हो रही थी। तुम्हारे स्वास्थ्य पर जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुम बचा कुचा खाकर भी सबसे सुंदर और सबसे स्वस्थ थी। अब तो तुम अपनी बहनों के पुराने चप्पल पहनकर गिरते पड़ते चलने भी लगी थी। सुधा मानो अतीत के गलियारों में खोती जा रही थी और पाखी एकटक सुधा को निहार रही थी। सुधा ने आगे कहना शुरू किया। बहनों ने भी इस तीसरी से बस मतलब भर का ही रिश्ता रखा था और देखते देखते तुम 5 साल की हो गई थी। जब तुम्हारे पापा बाहर से आते तो पानी का झलकता गिलास लेकर तुम ही चल देती थी। वो प्यार से तुम्हारे सिर पर हाथ रख देते। वह तुम्हें अपनाना चाहते थे, तुम्हें बहुत सारा प्यार करना चाहते थे, गुड़िया और पिंकी के जैसे। पर शायद तुम्हारी माँ के आक्रोश के आगे हार जाते थे। उस रात दोनों के बीच बहुत बहस हुई थी। दीदी को मेरा सच पता चल गया था कि मैंने ही डॉक्टर से तीसरी संतान के लड़की होने का सच दीदी को न बताने के लिए कहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर उन्हें पता चल जाता तो वह उसको गर्भ में ही मार देती। इस सच के खुलते ही दीदी के क्रोध की ज्वाला मेरे ऊपर भड़क गई। उस दिन मुझे घर आने के लिए कहा था। मैं जानती थी कि कोई भयानक तूफान आने वाला है। मैं रोहित को स्कूल भेजकर घर के सब काम निपटाकर दीदी से मिलने के लिए आ रही थी, पर उससे पहले ही वह सब हो गया जो शायद नहीं होना चाहिए था। तुम चाय का कप उठाकर रखने जा रही थी, पर
वह तुम्हारे नन्हे कोमल हाथों से न संभला और जमीन पर जा गिरा। दीदी को शायद ऐसे ही किसी मौके का इंतजार था। उनका वो झन्नाटेदार तमाचा मुझे याद है। मैं बस चौखट तक ही तो पहुंची थी। थोड़ी देर पहले शायद पहुंचती तो मैं उन्हें रोक लेती, लेकिन उन्हें ने दरवाजा मेरे मुंह पर ही बंद कर दिया। मुझसे सारे रिश्ते भी तोड़ लिए। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने कहा कि आज से मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। और फिर अंदर से अनरव बर्तन तोड़ने की आवाजें आती रही। चटाक, दादी, मासी, पापा, मम्मी मत मारो, मुझे मत मारो मम्मी, प्लीज मम्मी। और जाने कितने ही असहनीय शब्द दरवाजे को चीरकर मेरे हृदय पर चोट करते रहे। मैं दरवाजा पीटती रही, पर वो न रुकी। तुम्हारे पापा को फोन किया, पर विडंबना की उनका फोन भी नहीं लगा। और धीरे धीरे वेदना और घिघियाते बोल शांत हो गए, और थप्पड़ों की बौछार जारी थी। पता नहीं कब टूटने की सजा मिली थी या मेरे झूठ बोलने की। मैं बार बार इधर उधर से घर के अंदर झांकने का प्रयास कर रही थी। बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा सुराख दिख पाया था, और जब मेरी नजरें अंदर गईं तो मेरा कलेजा फट गया। दर्द और वेदना से तुम्हारी फ्रॉक गीली हो गई थी। दोपहर तक तुम उन्हीं गीले कपड़ों में भूखी प्यासी वहां पड़ी हुई थी। मुझे घर के अंदर भी आने नहीं दिया गया और अपमानित करके जाने को कहा, पर मैं घर के बाहर ही खड़ी थी। दोपहर को तुम्हारे पापा जब आए तो किवाड़ खुला। पापा ने तुरंत तुम्हें गोद में उठाकर कहा, ये क्या हाल कर दिया बिटिया का? ऐसा भी कोई करता है? तुम औरत हो या कसाई? और दीदी ने उन्हें खा जाने वाली नजरों से देखा। पाखी अपलक अपराधनी सी आंखें जमीन में गड़ाए चुपचाप खड़ी रही। पापा ने उस दिन उसे पहली बार बहुत सारा प्यार किया, और उस स्नेह की छाव में पाखी सुबकती रही। पिता का मन करहा उठा, पर वह एक कमजोर पिता साबित हुए। उन्होंने पाखी से कहा, बिटिया ध्यान से चला करो, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह बात बात पर नाराज हो जाती हैं। उस दिन से तुम्हारे मन में पापा की छवि भी किसी अपरिचित जैसी हो गई थी। तुम शाम तक वहीं अपना कोना पकड़े बैठी रही। पता नहीं खाना भी खाया था या नहीं खाया था। दादी खाने की तश्तरी लेकर गई तो थी, पर दीदी ने जो घुड़की लगाई कि वह उल्टे पैर वापस आ गई थी। थोड़ी देर बाद तुम्हारे पिताजी गए थे जेब में बिस्किट का कुछ एक पैकेट लेकर। शाम को मैं भी हार कर लौट आई, पर अगले दिन मैंने उन्हें समझाने की एक और कोशिश की और उनसे एक बार बात करने की इच्छा जताई। मैंने बाहर से ही कहा, देखो दीदी, इस तरह बच्ची के साथ करना पाप है। वह मेरी बच्ची नहीं है, मेरा बेटा था, डॉक्टर ने बदल दिया। मैं जानती हूँ वह मेरी जाई है ही नहीं, समझी? और अब इस घर में ये तीसरी रहेगी या मैं रहूंगी। दीदी ने ये सब कुछ ऐसे कहा था कि मेरा मन जल उठा था। उन्हें समझाना मुश्किल था। तुम्हारे पापा समझ गए थे कि तुम्हारा अब उस घर में गुजारा मुश्किल था। पता नहीं कितने विवश थे और क्यों थे, मुझे समझ ही नहीं आया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपने पास रखूं। जैसे ही मेरे मुंह से निकला हाँ, दीदी ने खुद एक झोले में तुम्हारा सामान ला कर रख दिया, और जैसे वह तो इस बात की प्रतीक्षा में ही थी कि मैं तुम्हें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके लेकर हट जाऊं। तुम्हारे पापा ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा था,
सुधा, इस बच्ची को बचा लो। मैं सारा खर्च दूंगा। इस तरह दोनों की जिंदगी बच जाएगी। न पाखी यहाँ रहेगी, न विभा का पागलपन होगा। और मैंने मौन स्वीकृति दे दी थी। उस दिन तुम बिना किसी प्रश्न के मेरा हाथ थाम कर चल दी थी। पापा आए थे स्टेशन तक छोड़ने। तुम्हारी पसंद की बहुत सारी चीजें खरीदी थी और शायद पहली बार एक नई फ्रॉक भी खरीदी थी तुम्हारे लिए। पर तुम्हारी आंखों में कोई खुशी का कतरा तक ना था। सुधा ने अपने कंधे पर कुछ नमी महसूस की। उसने पलटकर पाखी की आंखों से मैं देखा तो पाखी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पाखी रो रही थी। उसके बाद मुझे याद है मासी, रुदन के आवेग को सिसकियों संग अंदर खींचती हुई पाखी बोली, पर पापा मुझे लेने क्यों आए थे मौसी? क्या माँ ने मुझे अपना लिया है? और आपने मुझे जाने क्यों नहीं दिया मौसी? क्योंकि तुम्हारी माँ की अधूरी लालसा फिर से उमड़ आई है। फिर से एक बार वह बेटे के लिए पागल हो गई है। सुधा ने एक गुस्से को अपने अंदर खींचते हुए कहा, दादी से तो अब काम होता नहीं और तुम्हारी दोनों बहनें वो तुम्हारी माँ को प्यार नहीं करती जैसे तुम करती हो। अब घर के कामकाज में तुम्हारी माँ को परेशानी होती है ना, तो उन्हें लगा कि पाखी से बेहतर कौन है उनकी सेवा करने के लिए। इसीलिए भेजा था उन्होंने तुम्हारे पापा को तुम्हें लेने के लिए। पर तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगेगा। और जब तक तुम्हें कहानी सुनाने लो मुझे नींद कहाँ आती है। और तुम्हारी वो कविताएं ना सुनूं तो लगता है कि मैं बहरी हो गई हूँ। और इस बार स्कूल में तुम्हें इनाम भी तो मिलने वाला है ना। ना भाई ना, मेरा मन तो ना लगे तुम्हारे बिना। इसलिए मैंने तुम्हारे पापा से कह दिया हमारी बिटिया कहीं नहीं जाएगी। कह दो दीदी जीजी से उसकी मासी अभी जिंदा है। कहते कहते सुधा का गला भर आया। पाखी अब तक सहज हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि कल क्यों पापा इतने खुश थे। भोर होने वाली थी। सूरज की लालिमा चारों ओर फैल रही थी। रात के घोर अंधकार को चीरकर सुबह का सूरज संसार में प्रकाशमान हो रहा था और उस प्रकाश में पाखी का यह बोझ भी खत्म हो रहा था जो उसे अब तक सालता रहता था कि काश मैं तीसरी ना होती। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।